अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक है आप लोग? वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और हमने एमडी कैट के लेक्चर्स जो हैं उनकी सीरीज़ शुरू की हुई है। आज हमारा यूनिट नंबर 4 है। 3 यूनिट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और उनके जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं तो आपने ये करना है कि जो प्लेलिस्ट सेक्शन है ना, आपने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपने जो एमडी कैट की प्लेलिस्ट है उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आपको सारे लेक्चर तरतीब से मिल जाएंगे। यूनिट 4 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसका जो पहला हिस्सा होगा वो होगा ऑसिलेशंस पर मुश्तमिल और जो दूसरा हिस्सा होगा वो होगा वेव्स पर मुश्तमिल, ठीक है। तो पहला हिस्सा हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को शुरू करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है। बच्चों, कोई भी ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करे, ये देखें, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है बच्चों। अब ये जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है ना, इसे कहते हैं पीरियड ऑफ मोशन। इसकी एग्जांपल है, देखें, हमारी जो अर्थ है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि ज़मीन इस पॉइंट पे थी, पॉइंट ए पर। जब ज़मीन दोबारा से घूमकर वापस इस पॉइंट पर आएगी, ये पूरा चक्कर लगा के, तो इस पूरे चक्कर के लिए ज़मीन को टाइम लगेगा 1 ईयर। ये जो 1 ईयर है ना, यानी कि अगर ज़मीन यहाँ पॉइंट ए पर है तो हर साल बाद ये इसी जगह पर आपको मिलेगी। इसका मतलब है कि ये जो 1 ईयर है ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है। और ज़मीन क्या कर रही है, एक ही पाथ के ऊपर, उसी पाथ के ऊपर अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रही है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। यानी कि अगर आज ज़मीन जहाँ पर है ठीक 1 साल बाद दोबारा फिर यहाँ पे होगी। तो ये जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है ना, इसे बोलते हैं उसका टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ मोशन। क्लियर हो गया बच्चों? इसके अलावा ये देखें, ये क्लॉक की मिसाल है, ठीक है। ये क्लॉक का जो आवर हैंड है, ये वाला, जिसको हम घंटे वाली सुई कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जब ये यहाँ पर होगी 12 पे, तो क्या होगा, 1 2 3, ये सारा घूम घुमा के एग्जैक्ट 12 घंटे के बाद ये दोबारा फिर यहाँ पे वापस होगी, ठीक है। तो इसका जो पीरियड है वो कितना होगा, वो 12 घंटे होगा। अगर आप मिनट वाली सुई को देखें, ये वाली सुई, तो ये जो मिनट वाली सुई है ये 60 मिनट के बाद दोबारा उसी जगह पे होती है जहाँ पर ये पहले थी। तो इसका जो पीरियड होगा वो 60 मिनट होगा। इस तरह से जो सेकंड वाला यहाँ पर हमारी सुई या पॉइंटर है, ठीक है, वो अगर 12 पे था फ़र्ज़ करें, तो 60 सेकंड के बाद फिर दोबारा वहाँ पे होगा, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 60 सेकंड होगा। इसी तरह से बच्चों, जो मून है, ठीक है, मून रिवॉल्व करता है। मसलन ये हमारी अर्थ है, तो मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, उसी पाथ के ऊपर, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। बच्चों, ये सारी एग्जांपल हैं हमारे पीरियोडिक मोशन की। और पीरियोडिक मोशन के अंदर हमने एक और बात सीखी है, वो है पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर। बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन ही है। इफ अ बॉडी इन पीरियोडिक मोशन मूव्स अलोंग द सेम पाथ टू एंड फ्रो। लो बच्चों, ये एक नई चीज आ गई है, टू एंड फ्रो। अब टू एंड फ्रो क्या होता है? जिस तरह बच्चों ये पेंडुलम है, ये पॉइंट बी जो है, इस पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पोजीशन है या इसकी मीन पोजीशन है। तो ये अपनी मीन पोजीशन से दाएं बाएं दोनों तरफ मूव करती है, ठीक है, यूं करके, ठीक है। ए और सी के दरमियान ये कभी ए से सी की तरफ जाती है, कभी सी से ए की तरफ जाती है। तो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो, यानी कि दाएं बाएं, अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रही है। चूंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मोशन रिपीट हो रहा है, इसलिए ये पीरियोडिक तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये टू एंड फ्रो है। ये वैसा नहीं है जैसे वो पीछे हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, जिसमें अर्थ जो है वो मूव कर रही थी, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रही थी, चांद एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा था। यहाँ पर कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं है, बल्कि टू एंड फ्रो मोशन है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है तो पीरियोडिक मोशन। अगर मोशन पीरियोडिक भी है और टू एंड फ्रो भी है अबाउट मीन पोजीशन, तो इस तरह का जो पीरियोडिक मोशन है उसे क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर सिंपल पेंडुलम आपके सामने बना हुआ है और इसके साथ साथ मैस अटैच टू स्प्रिंग। बच्चों, जो वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है जी, ऑसिलेटरी के साथ साथ चलें वाइब्रेटरी का भी जिक्र कर देते हैं।
जो वाइब्रेटरी मोशन है उसको भी हम आम तौर पर ऑसिलेटरी मोशन के मीनिंग्स में ही लेते हैं। दोनों तकरीबन एक जैसे मोशन ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है वाइब्रेटरी मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में। वो फ़र्क जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा फ़र्क है जिसकी बुनियाद पर हम ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी को अलग करते हैं। लेकिन आप कह लें तकरीबन ये एक जैसे मोशन ही हैं, ठीक है। दोनों में ही टू एंड फ्रो मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर भी और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर भी। दोनों के अंदर ही मोशन पीरियोडिक भी होता है और टू एंड फ्रो भी होता है अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन की एक टाइप तो हमने ये पढ़ी जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। बच्चों पीरियोडिक मोशन की एक और टाइप है हमारे पास जिसे हम कहते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रिमेंबर है जो हमने याद रखना है, ठीक है जी। ऑसिलेटरी मोशन इज सब्जेक्टेड टू अ रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है बच्चों। अब ये यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि ऑसिलेटरी मोशन, ये एमसीक्यूज डिफरेंट तरह से बन सकता है। इस तरह से भी हो सकता है कि ऑसिलेटरी मोशन इज कॉज्ड बाय रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। या ये भी हो सकता है ऑसिलेटरी मोशन इज टेंड बाय या कॉज बाय या सब्जेक्टेड टू रीस्टोरिंग फोर्स। अब इस बात का मतलब ये है कि ऑसिलेटरी मोशन की जो करैक्टरिस्टिक है उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब है कि रीस्टोरिंग फोर्स ही वो एजेंट है, रीस्टोरिंग फोर्स ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होता है। इसका मतलब है कि ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। बहुत तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बताएं ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आप कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स ज़रूरी है। किस चीज़ के बगैर ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता? रिस्टोरिंग फोर्स के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है जी। ऑसिलेटरी मोशन की वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है, आप कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये बहुत सारी तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ से समझ आई है बच्चों, वो ये समझ आई है कि ऑसिलेटरी मोशन जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये ज़रूरी है फॉर ऑसिलेटरी मोशन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है और वो है ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। बच्चों हर ऑसिलेटरी मोशन के लिए पीरियोडिक होना ज़रूरी है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यानी कि पीरियोडिक मोशन के लिए ऑसिलेटरी होना ज़रूरी नहीं है। सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते, लेकिन सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। अब ये पीरियोडिक तो है लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है, ठीक है। ये पीरियोडिक है बट नॉट ऑसिलेटरी। इसका मतलब है कि किसी भी पीरियोडिक मोशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी भी हो, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन के लिए ज़रूरी है कि वो पीरियोडिक हो। आई होप कि ये दोनों बातें आपको यहाँ से समझ आ गई, ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं और इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हमारे पास आ गया जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन ही है और ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, यानी कि ये पीरियोडिक मोशन की ही टाइप है, ठीक है जी। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए अब सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि मोशन पीरियोडिक तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ ये ऑसिलेटरी भी होगा। सम टाइम वाइब्रेटरी भी लिखा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो सम टाइम हम ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी को एक ही सेंस में ले लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बच्चों एक तो पीरियोडिक होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मोशन को ऑसिलेटरी होना भी ज़रूरी है। टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये देखें, एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन की ये देखें ये माइनस का निशान बता रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। सम टाइम डेफिनेशन ऐसे भी लिखी होती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें जो हमारी फोर्स है, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। लेकिन हम इसको ज़्यादातर डिफाइन इस सेंस में करते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। माइनस बता रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, ठीक है बच्चों। अब ज़रा सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ
कि ये जो है द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, इसको पीरियोडिक भी आप कह सकते हैं। ये पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की सबसे सिंपल फॉर्म है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चों, अब ज़रा हम इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास देखिए जी, आगे एक रिमेंबर है लेकिन उसको हम ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए जी, हमारे पास एक स्प्रिंग है, एक मैस अटैच टू स्प्रिंग, ये देखें जी, मैस अटैच टू स्प्रिंग। बच्चों इस वक्त ये सिस्टम जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है या मीन पोजीशन पे है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं मीन पोजीशन को। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, हम इस पर लगाते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ज़ाहिर बात है जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में तो बच्चों स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो जाएगा, जिसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है जी बच्चों, अब देखें हमने इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और एक नई पोजीशन पे ले गए। इस नई पोजीशन को आप पोजीशन बी कह दें। ठीक है, मीन पोजीशन से इस पोजीशन बी तक स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो हमारी लेंथ में इजाफा हुआ, जो एक्सटेंशन हुई है, उसको आप डिस्प्लेसमेंट कह लें। ठीक है बच्चों, तो ए से लेकर बी तक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, हुक्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। बच्चों अगर मैं पॉइंट बी पे ले जाके एक्सटर्नल फोर्स ख़त्म कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी रीस्टोरिंग फोर्स है, इट विल पुल बैक द मैस टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमारी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस मैस को, इस स्प्रिंग को अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस पुल करेगी, वापस खींचेगी। ठीक है जी, तो बच्चों हमारा जो मैस अटैच टू स्प्रिंग है या स्प्रिंग है, ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने मोमेंटम की वजह से, अपने इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे, और एक नई पोजीशन पे जाके ये रुकेगा। इस नई पोजीशन को आप कुछ भी नाम दे लें। ठीक है जी, इस नई पोजीशन को आप नाम दे लें जी सी। तो बच्चों ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब क्या होगा, सी पे जब ये जाके रुकेगा तो फिर दोबारा वापस आएगा मेन पोजीशन की तरफ, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से ये फिर बी पे जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ पर हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो हमारा जो मैस अटैच टू स्प्रिंग है ये पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान अपनी ऑसिलेशंस को कंटिन्यू रखेगा, और ये ऑसिलेशन जो है ये अबाउट मीन पोजीशन है और होनी भी चाहिए। तो बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसके साथ माइनस के एक्स आ गया। और ये जो एफ़ है ये एम ए के इक्वल भी होता है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ माइनस के ओवर एम एक्स, तो के ओवर एम कॉन्स्टेंट है बच्चों, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन हमने इसमें, ये तो बेसिक बातें थी, हमने वो डिस्कस करना है जो पेपर में आ सकता है, तो हम ज़रा उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसमें अब 2-3 चीज़ें आई हैं। एक तो बच्चों इसमें आया है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट, और इसको हम लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। ये जो के है बच्चों इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये एफ ओवर एक्स के बराबर होता है। आप एक्सटेंशन को एल भी कह सकते हैं, तो के इज़ इक्वल टू एफ ओवर एल, या अगर फोर्स कांस्टेंट है तो के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, या आप ये भी कह सकते हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट का अगर आप यहाँ से यूनिट देखें तो ये न्यूटन पर मीटर है, इसका यूनिट डायमेंशन आप खुद बना सकते हैं। हमारे लिए यहाँ से जो कंसर्न की चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग की लेंथ बच्चों इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है,
जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना तो वो क्या हो जाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। ये ज़रा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये इक्वेशन हमारे बहुत काम आने वाली है, लेकिन उससे पहले ज़रा मज़ीद 2-3 बातें जो हैं वो हम डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखें जी, ये हमारी थी मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। बच्चों ये हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन थी जिसको हम ए कह लेते हैं, और इस तरफ हमारी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको हम बी कह लेते हैं। हमारा जो बॉडी है वो मूव करता है एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, ठीक है, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, यूँ ऑसिलेट वो करता रहता है। ठीक है जी, और ऑसिलेट करते हुए, ठीक है जी बच्चों, ये जो ऑसिलेशंस हैं, अगर इन ऑसिलेशंस के अगर इस स्प्रिंग का हम ग्राफ बनाएं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि जो हमारा मास अटैच टू स्प्रिंग है, अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं जिसमें हम टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लें और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे ले लें, तो बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस किस्म का होगा। इसे कहते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ। इसके अलावा ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है जी, ये भी साइनोसॉइडल ही है, ठीक है, लेकिन इस ग्राफ को कहेंगे साइन ग्राफ और इसको कहेंगे कोसाइन ग्राफ या कॉस ग्राफ, जो भी आप कह लें। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो साइनोसॉइडल उसकी शेप होती है, और ये इसको साइन आप कर्व भी कह सकते हैं और कोसाइन कर्व भी कह सकते हैं, लेकिन इस शेप को साइनोसॉइडल शेप बोलते हैं। इसको आप, अगर ये स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से तो फिर ये साइन कर्व होगा, और अगर ये स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से तो फिर हम इसे कोसाइन ग्राफ कहेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ यहाँ से डिस्कस हो गई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज आ साइन और कोसाइन कर्व। एग्जांपल्स क्या हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की? मैस स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। ठीक हो गया बच्चों, लेकिन हमारे लिए और कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हमने उसको भी डिस्कस करना है। तो अब ज़रा मैं दोबारा से यहाँ पर दो चीज़ें बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हमारी मीन पोजीशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। और इसके साथ मैं यहाँ पर साइन कर्व भी बना लेता हूँ, और कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को। अब देखें, हम यहाँ से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से पॉइंट ए से अपने मोशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट ए से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जाएगा, किधर को जाएगा? मीन पोजीशन की तरफ, और वहाँ से फिर वो जाएगा आगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो ज़रा इसके मोशन को स्टडी करते हैं बच्चों। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो हमेशा मीन पोजीशन से लिया जाता है, यानी कि यहाँ से इस तरफ को ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से इस डायरेक्शन को ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों एक तो डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना बच्चों, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ओ से ए की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो भी एम्पलीट्यूड है, और ओ से बी की तरफ भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड है। हमें यहाँ पर स्टडी ये करना है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये ऑपोजिट कैसे होते हैं। तो बच्चों ये देखें, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी कि राइट वर्ड, इस डायरेक्शन में है, राइट वर्ड। बच्चों जब हमारा पार्टिकल ए से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो बच्चों जो एक्सेलरेशन है वो भी मीन पोजीशन की तरफ होगा। आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन इस तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ है। दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, और यहाँ पर ये देखें ऐसा ही है, क्योंकि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, उसके बाद मीन पोजीशन से जब आप इस तरफ जाएंगे बी की तरफ, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स है बच्चों वो तो होती है मीन पोजीशन की तरफ, इसलिए एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? वो मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। ठीक है, लेकिन जब हमारी बॉडी मूव कर रही होगी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी अवे मूव कर रही है मीन पोजीशन से, और हमारा जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन जब हमारी बॉडी मूव कर रही होगी टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स की एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है। देखें, हम ए से बी तक गए, आपने देखा कि
एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, ऑपोजिट हैं। अब हम बी से वापस आते हैं मीन पोजीशन की तरफ। जब आप बी से वापस आ रहे होंगे तो ये देखें आप मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हैं तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। जब आप मीन पोजीशन से फिर ए की तरफ जा रहे होंगे तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स चूँकि हमारी मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ। अब ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, लेकिन हमेशा है मीन पोजीशन की तरफ, और हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसी चीज़ को ज़रा हम ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने अपना जो मोशन है वो स्टार्ट कहाँ से किया है, हमने अपना मोशन स्टार्ट किया है एक्सट्रीम पोजीशन से। ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्लस एक्स नॉट है, और दूसरी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो माइनस एक्स नॉट होगा, ठीक है जी। एक ये डायरेक्शन ली हमने ओ से ए, और ये दूसरी डायरेक्शन ली हमने ओ से बी। अगर एक तरफ को डिस्प्लेसमेंट हमारा प्लस एक्स है तो इधर को हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस एक्स होगा। इसी तरह से जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर आप राइट वर्ड वाला एम्पलीट्यूड पॉजिटिव लोगे तो लेफ्ट वर्ड वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, स्टार्ट आपने कहाँ से किया, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया, ठीक है। जब एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा, एक्सट्रीम से जब आप वापस मीन पे आएंगे और मीन पे पहुंचेंगे तो मीन पोजीशन पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। बच्चों मीन पोजीशन पे ये देखें जी, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये पूरी लाइन, ये वाली, ये इसको मैं किसी और कलर से चलें जी बनाने की कोशिश कर देता हूँ, चलें इस कलर से। बच्चों ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये ब्लू सी लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये लाइन मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब देखें जब आप मीन पोजीशन पे दोबारा पहुंचे तो मीन पोजीशन पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट पहले मैक्सिमम था, अब 0 हो गया। अब आप फिर जा रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ और बी पे पहुंच के आपका डिस्प्लेसमेंट अगेन मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन किसी और डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारा डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम हो गया लेकिन किसी और डायरेक्शन में, और एक्सट्रीम से जब आप मीन पे वापस आएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ ये आपका एक साइनोसॉइडल कर्व बनेगा, इसको कोसाइन वेव कहेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा लिया जाता है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट 0 है मीन पोजीशन पे, लेकिन जब आप मीन पोजीशन से गुजरेंगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं जी एक्सट्रीम पोजीशन की, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों देखें किसी भी एक्सट्रीम पे, ए पे या बी पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, जो कि एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। हमारी वेलोसिटी 0 होती है, हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। अब इन तीनों के दरमियान ज़रा रिलेशन को भी देखते चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मुझे 2 ग्राफ जो हैं वो और बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। मैं मुख्तलिफ़ कलर से यहाँ पे 2 ग्राफ्स और बना लेता हूँ। ये ग्राफ मैं बना लेता हूँ वेलोसिटी के लिए। एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लेना है, जिस तरह यहाँ पे टाइम लिया है, वाई पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और ये दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये पॉइंट्स बना लेता हूँ मैं ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है जी, इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, इसलिए मैं ये पॉइंट्स जो हैं बच्चों बना रहा हूँ। ये देखें जी, यूँ करके और यूँ करके, ठीक है। और इसके नीचे मैं एक और ग्राफ बना लेता हूँ। चले मैं इसको अलहदा ही बना लेता हूँ यहाँ पे,
ठीक है जी, ताकि ये बाकी चीज़ें जो हैं इससे आप डिस्टर्ब ना हो। ये देखें जी, पहला ग्राफ भाई सही बन जा, आगे कोई खाली पेज दे दो यार। चलो ये देखें, ये बड़े बड़े पेज हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं। ये देखें जी, ये पहला ग्राफ मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मेन पोजीशन से ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। अब ज़रा मैं पेन चेंज कर लूँ कलर, ताकि हमें जो है वो समझने में आसानी हो। यहाँ पे टाइम ले लें और यहाँ पे अब वेलोसिटी ले लें। ठीक है जी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम, और यहाँ पे यार लग रही लाइन सीधी लग जाए। ठीक है जी, ये देखें जी, इन पॉइंट्स के ऊपर ऊपर मैंने रहना है, इसलिए ये पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ। ये लाइन सीधी नहीं लगी, चलो गुजारा कर लेना यार। ठीक है, लो जनाब, हाय हाय तो बहुत ही टेढ़ी हो गई, चलो खैर ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी अल्लाह भला करे ऐसे हो गया, अल्लाह भला करे ऐसे हो गया, अल्लाह भला करे ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक तीसरा ग्राफ मुझे बनाना है। ठीक है जी, कोई और कलर चूज़ करूँ, ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये तीसरा ग्राफ जो है ये टाइम और एक्सेलरेशन के को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, लेकिन माइनस है ना। ठीक है जी, और ये ग्राफ जो है कुछ यूँ करके होगा, यूँ करके। ठीक है, अब ज़रा तीनों के रिलेशन को समझते हैं। बच्चों देखें, यहाँ पे लिख लें एट मीन पोजीशन, और नीचे लिख लें एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इसको। बच्चों मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है, लेकिन मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या है ज़ीरो, लेकिन वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इनके दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है बच्चों, ये जो फेज़ डिफरेंस है इतना, ये चौथा हिस्सा है, तो ये कितना होगा 90 या π/2। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो π/2 है। अब ज़रा मीन पोजीशन पे देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। बच्चों मीन पोजीशन के ऊपर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए ग्राफ भी आपको उसके ऑपोजिट लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट के 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब देखें बच्चों, मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान फेज़ डिफरेंस कितना है, π/2। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान फेज़ डिफरेंस कितना है, पाई 180। ठीक है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, देखें यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान भी फेज़ डिफरेंस कितना है, π/2 है। अब चलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन पे। बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे ये देखें, यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, मैक्सिमम, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे ज़ीरो, और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखते हैं कि क्या फेज़ डिफरेंस है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान तो फेज़ डिफरेंस वही है, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो π/2 है। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान देखें दोनों मैक्सिमम है, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसलिए फेज़ डिफरेंस कितना आएगा, पाई। इसी तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान भी π/2। इसका मतलब है कि ये फेज़ डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट है। पेपर में यहाँ से इस तरह से MCQs आ सकता है, जिसको आपने हमेशा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान फेज़ डिफरेंस कितना है, π/2। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान कितना है, पाई। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कितना है, π/2। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक हो गया। तो बच्चों ये था कुछ चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रहती हैं जो मज़ीद हमें डिस्कस करनी है।
बच्चों ये है जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है किसके बराबर है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं, हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं या एक्सट्रीम से करते हैं। मसलन यहाँ पर ये हमारी मीन पोजीशन है और ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉइंट ए भी एक्सट्रीम है और पॉइंट बी भी एक्सट्रीम है, ये ओ है। अगर तो हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये जो फाई है बच्चों ये क्या होगा, ये ज़ीरो होगा ड्यू टू मीन पोजीशन। तो ये इक्वेशन सिंपली क्या रह जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये उस वक्त है इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, और बच्चों अगर आप स्टार्ट लेते हो एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी कि यहाँ से, तो ये देखें ना मीन पोजीशन पे आपका फेज़ ज़ीरो है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते जाते आपका जो फेज़ है वो π/2 हो गया। तो बच्चों x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह क्या पुट करेंगे, π/2 पुट करेंगे। बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये एक मैथ में फार्मूला है, ये बराबर होता है कॉस ओमेगा टी के, यानी कि अगर ऐसा होना साइन थीटा प्लस 90 तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। सो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज़ करेंगे, और जो जनरल इक्वेशन है वो ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसका, कोई भी ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है। बच्चों इसको हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अगर उसका प्रोजेक्शन लिया जाए, ठीक है, उसके डायामीटर के ऊपर, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा ही होता है। तो ये देखें ये हमारी मीन पोजीशन है। ठीक है, अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन पे है तो उसके लिए फाई ज़ीरो होगा, और ये बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन है ये वाली। ठीक है, ये देखें मीन से एक्सट्रीम तक आते आते जो एंगल आप बनाएंगे वो कितना बनेगा, π/2 बनेगा। सो π/2 जो है वो हमने यहाँ पर पुट किया जब हमने एक्सट्रीम पोजीशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जो मीन पोजीशन से हम लेते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि ये हमारी मीन पोजीशन है और ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। आप चाहे यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे कहीं पर भी हैं, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको ग्राफ के ऊपर देखेंगे तो ग्राफ के ऊपर ये देखें जी, ये हमारी मीन पोजीशन है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो बच्चों मीन और एक्सट्रीम के दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर आप किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो क्या कहलाएगा, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बच्चों जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है जब कोई भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, तो उसका जो अगर फ़र्ज़ करें उसने ए से स्टार्ट लिया है और घूम घुमा के वो वापस ए पर ही आ जाती है, ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब है कि एक कंप्लीट जब राउंड आप लगाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता, अगर उसको देखते हैं कि वो कितना होता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन किसी भी डायरेक्शन में, फ्रॉम मीन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, मसलन ये आपकी मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन से एक्सट्रीम के दरमियान ये भी एम्पलीट्यूड है और मीन से दूसरी एक्सट्रीम के दरमियान ये भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन अगर एक को आप पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और वेक्टर है। ठीक है, तो एक कंप्लीट चक्कर में, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस देखें इन टोटल डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन, अच्छा फ़र्ज़ करें आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, पहले आप इधर को जाते हैं तो आपने एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर आप वापस आते हैं, फिर x नॉट, इधर जाते हैं फिर x नॉट, फिर वापस मीन पे आते हैं तो फिर x नॉट। तो यूँ एक रोटेशन आपने
सॉरी एक ऑसिलेशन आपने 4 हिस्सों में मुकम्मल किया, तो इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस जो है हमारा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट। तो टोटल डिस्टेंस जो है 4x नॉट, या आप कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड। तो टोटल डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑसिलेशन इज 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑसिलेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। उसके बाद है बच्चों वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी कि हमारी बॉडी ने फ़र्ज़ करें पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, ए से बी पे जाती है, बी से वापस ए पे आ जाती है, तो ये जो एक कंप्लीट इसका राउंड है ना, इसे हम कहेंगे वन वाइब्रेशन। पीछे हमने कहा था कि वाइब्रेशन में और ऑसिलेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये फ़र्क है कि बच्चों अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी लो हो, अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी लो हो, यानी कि ऑसिलेशन स्लो हो रही हो, तो फिर हम उसे कहेंगे ऑसिलेशन। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन हाई हो, तो फिर हम उसे कहेंगे वाइब्रेशन। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक आधा और भी फ़र्क है, वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करते, आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। उसके बाद टाइम पीरियड। बच्चों वन कंप्लीट जो ऑसिलेशन है उसको परफॉर्म करने में हमें जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और ये रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, t इज इक्वल टू 1/f। अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और बच्चों फ्रीक्वेंसी जो है ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, और इसका जो यूनिट है बच्चों वो हर्ट्ज़ है, और हर्ट्ज़ जो है ये पर सेकंड के बराबर होता है। उसके अलावा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि बेसिकली तो रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई बॉडी अपना इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक सेकंड के अंदर जितने रेवोल्यूशन वो कवर करती है, कंप्लीट करती है, वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, या f इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2π। बच्चों f जो है कि 1/t के बराबर होता है, ओमेगा ओवर 2π। और अगर यहाँ से आप रेसिप्रोकल ले लें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, तो t इज इक्वल टू 2π ओवर ओमेगा। ठीक है। सो इसका मतलब है कि जो हमारा टाइम पीरियड है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से बन सकता है कि टाइम पीरियड इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2π तो यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी इज़ आल्सो करेक्टराइज्ड बाय द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। अब ज़रा हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू स्प्रिंग कांस्टेंट। बच्चों एक तो हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है कि हम दो स्प्रिंग्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और उस सूरत में जो हमारा इफ़ेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होगा। ठीक है, दो स्प्रिंग हैं और उनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया, तो इनका जो इफ़ेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना बच्चों, ये होगा K1 K2 और K1 प्लस K2, सिंपली हमने याद रख लेना है। और अगर दो स्प्रिंग्स को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं इस तरह से करके, ठीक है जी, अगर हम दो स्प्रिंग्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो जो इफ़ेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों वो सिंपली किसके बराबर होगा, K1 प्लस K2। ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ से ये आता है, एक तो ये प्रॉब्लम आता है कि जी एक स्प्रिंग था हमारे पास और उस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो है K, और इसकी जो टोटल लेंथ है बच्चों वो है L। ठीक है, हमने स्प्रिंग को दरमियान से काट दिया, अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारा स्प्रिंग। हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट बताएं कि क्या होगा। शुरू में स्टार्ट में मैंने एक इक्वेशन आपको करवाई थी कि स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग की लेंथ का जो प्रोडक्ट है ना बच्चों, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब लेंथ चेंज हो गई है, नई लेंथ को L प्राइम कह लें, तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो गया, तो उसको K प्राइम कह लें। इट शुड आल्सो भी इक्वल टू कांस्टेंट, तो नई लेंथ और नया स्प्रिंग कांस्टेंट, इनको भी, इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अब कैसे कांस्टेंट रहेगा, नई लेंथ जो है वो तो पुराने का हाफ हो गई है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट को डबल करना पड़ेगा ना फिर, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए
और के एल का प्रोडक्ट दोबारा से कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब है कि अगर लेंथ l/2 होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट हर हिस्से का क्या हो जाएगा 2k, इसका भी 2k और इसका भी 2k, इसकी लेंथ भी l/2 और इसकी भी l/2। ठीक है, एक तो ये यहाँ से क्वेश्चन होगा। फिर ये आता है कि स्प्रिंग को आपने दरमियान से हाफ किया, हाफ करने के बाद हर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ये हो गया 2k। अब बताएं अगर इनको सीरीज़ में जोड़ें तो इफेक्टिव या टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, और पैरेलल में जोड़ें तो क्या होगा। तो सीरीज़ का फार्मूला ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट K1, अब ये भी 2k हो गया और K2 भी 2k हो गया, नीचे भी ऐसे 2k + 2k, ऊपर हो गया बच्चों 4k² और नीचे हो गया 4k। 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, आंसर क्या आ गया, k आ गया। इसका मतलब है अगर हम एक स्प्रिंग को दरमियान से ब्रेक करें, दो हिस्सों में तकसीम कर दें और फिर उसको दोनों हिस्सों को सीरीज़ में जोड़ें तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा ज़रा ये देखते हैं। पैरेलल का फार्मूला देखें ये है, तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 2k + 2k, तो ये क्या हो जाएगा 4k। इसका मतलब है अगर एक स्प्रिंग को दरमियान से ब्रेक करें, काटें और फिर दोनों हिस्सों को हम पैरेलल जोड़ें तो अब जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 4k हो जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट था उससे 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से सिंपल से प्रॉब्लम है जो स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने ऑसिलेशन को जो है वो अच्छी तरह से पीछे डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। ये पहला लेक्चर था यूनिट नंबर 4 का जिसमें ऑसिलेशन हमने डिस्कस किया, और यूनिट 4 के दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेव डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस MCQs को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।